नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोयल संकल्प कोचिंग गंगानगर के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर टॉपिक सीखने के लिए हम सबसे पहले कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं। कैलेंडर टॉपिक समझने के लिए हमें किन किन बातों का पता होना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कैलेंडर टॉपिक की बात की जाए तो कैलेंडर टॉपिक में हम बात करेंगे 2 वर्षों की, कि अगर दुनिया का कोई भी वर्ष हो वो या तो साधारण वर्ष होगा और या फिर वो एक लीप वर्ष होगा। तो पहले समझना यह जरूरी है कि साधारण और लीप वर्ष के बीच का फर्क क्या है। साधारण वर्ष किसको कहते हैं और लीप वर्ष किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वर्ष साधारण है या कोई वर्ष लीप है, यह निर्भर करता है उस वर्ष की फरवरी पर, क्योंकि फरवरी एकमात्र ऐसा महीना है जिसमें दिनों की संख्या निश्चित नहीं रहती है। फरवरी या तो 28 दिन की होगी और फरवरी या फिर 29 दिन की होगी। अगर फरवरी कभी 29 दिन लेकर आए तो वह कहलाएगा एक लीप वर्ष, और अगर फरवरी 28 दिन लेकर आए तो कहलाएगा एक साधारण वर्ष। तो ये फरवरी की पहचान है कि वो 28 दिन की है या 29 दिन की। लेकिन फरवरी की खुद की पहचान कैसे होगी कि फरवरी 28 दिन लेकर आ रही है या 29 दिन लेकर, वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है किसी भी वर्ष की लास्ट की 2 संख्याओं पे। जैसे मान लीजिए अभी जो वर्ष चल रहा है यह है 2019, और 2019 की लास्ट की मैं 2 संख्याओं को भाग देने जा रहा हूं 4 से। किसी भी वर्ष की लास्ट की 2 संख्याओं को हमेशा भाग किससे देंगे? 4 से। उसका कारण यह है कि प्रत्येक चौथा वर्ष एक लीप वर्ष होगा। तो अगर 2019 को मैं 4 से भाग देता हूं तो सिर्फ 2 ही कंडीशन पॉसिबल हैं, या तो संख्या में 4 का भाग जाएगा और या फिर 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर दी गई संख्या में या लास्ट की 2 संख्याओं में अगर 4 का भाग जाए तो क्या कहलाता है? एक लीप वर्ष। और अगर 4 का भाग ना जाए तो क्या कहलाता है? एक साधारण वर्ष। जैसे 2019, अब मैं 19 में अगर 4 का भाग देता हूं तो भाग जाना पॉसिबल नहीं है, भाग नहीं जा रहा, तो 2019 क्या है हमारा? एक साधारण वर्ष कहलाएगा। लेकिन अगर मैं 2019 के बाद के वर्ष की बात करता हूं, 2020 की बात करता हूं, तो 20 में 4 का भाग जाना पॉसिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाज्य है। तो हम क्या कहेंगे? 2020 एक लीप वर्ष। तो ये हमें पता चला कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान क्या होगी। पहले हमने सीखा कि फरवरी या तो 29 दिन लेकर आएगी, फरवरी या फिर 28 दिन लेकर आएगी। लेकिन फरवरी की पहचान है वर्ष की लास्ट की 2 संख्याओं से। अगर लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का भाग जाएगा तो एक लीप वर्ष, और अगर 4 का भाग नहीं जाता तो एक साधारण वर्ष कहलाता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि साधारण वर्ष में अगर कुल दिनों की संख्या की बात की जाए तो साधारण वर्ष में दिनों की कुल संख्या ली जाती है 365 दिन, और लीप वर्ष में दिनों की कुल संख्या ली जाती है 366 दिन। लेकिन कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साधारण वर्ष में होते हैं, और हमें जो ऑप्शंस नजर आते हैं वो दिनों के रूप में नहीं होते, वो सप्ताह के रूप में नजर आते हैं। तो हम दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलेंगे। अब दिनों की संख्या को सप्ताह में बदला कैसे जाता है? ध्यान दीजिएगा, साधारण वर्ष में 365 दिन है, और हमें यह पता है कि हर एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। तो जब भी कभी दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलेंगे तो मैं इसको भाग देने जा रहा हूं 7 से, क्योंकि हर एक हफ्ते में 7 दिन होंगे। पहले भाग जाएगा ये 5 पे, 7 गुना 5 35, शेष बचा 1, और यहां से हमने लिख लिया 5। अब ये 2 पे भाग जाएगा, 7 गुना 2 14, और शेष बच रहा है हमारे पास 1। तो जब मैंने 365 को 7 से भाग दिया, यानी कि हर एक हफ्ते से भाग दिया, तो 52 तक पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये 52 सप्ताह होंगे। कहां? साधारण वर्ष में 52 सप्ताह। शेष कितना बचा? 1। तो 52 सप्ताह और 1 दिन। और यहां 365 की जगह आ चुके हैं हमारे पास 366, तो यहां शेष एक बढ़कर आ जाएगा। 52 की जगह हमारे पास सप्ताह तो यही रहेंगे, लेकिन दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 दिन। अब ध्यान देना, एक प्रश्न आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है अपनों से। तो जब भी कभी दिनों की संख्या को 7 से भाग दिया जाता है और जो भी शेष बचता है वो कहलाते हैं विषम दिन। विषम दिन, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो ओड डेज।
यहां से विषम दिनों की बात हो रही है, विषम संख्या की बात नहीं हो रही है। चाहे एक शेष बचे, चाहे दो शेष बचे, चाहे जीरो शेष बचे, ये विषम दिन कहलाते हैं। विषम संख्या की बात यहां नहीं की जा रही है, ध्यान दीजिएगा ये बात। तो यहां अगर साधारण वर्ष की बात करें तो विषम दिनों की संख्या 1, और अगर लीप वर्ष की बात की जाए तो विषम दिनों की संख्या 2 होगी। कई बार प्रश्न अगर यह पूछ लिया गया कि जनवरी महीने में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो जैसा कि हमें पता है कि जनवरी महीने में दिन होते हैं, जनवरी महीने में दिन होंगे हमारे पास 31 दिन। विषम दिन याद करने के लिए भाग दूंगा मैं 7 से, 7 चौक 28, शेष बचा हमारे पास 29, 30 और 31। तो जनवरी महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी ली जाएगी? 3 विषम दिन। तो यह बात हो चुकी है कि विषम दिन अगर हमें ज्ञात करना पड़े साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में, या जनवरी महीने में, या किसी भी महीने में। अब जनवरी के बाद अगर मैं फरवरी महीने की बात करता हूं तो फरवरी महीने में दिनों की संख्या निश्चित नहीं रहती है, या तो होंगे 28 दिन और या फिर होंगे 29 दिन। तो अगर हमारे पास दिया गया महीना जो फरवरी है वो 28 दिन का है, तो 28 दिनों में अगर 7 का भाग दिया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। इसलिए फरवरी महीने में साधारण वर्ष में विषम दिन 0 होंगे और लीप वर्ष में विषम दिन 1 होंगे, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी महीने में दिन होते हैं 29, अगर 7 से भाग दिया जाए तो 7 चौक 28, 1 शेष बचेगा, तो यहां विषम दिनों की संख्या 1 ली जाएगी। लेकिन मार्च के बाद के दिनों की अगर बात की जाए तो हर एक महीने में दिनों की संख्या निश्चित है, या तो दिनों की संख्या 30 होगी और या फिर दिनों की संख्या 31 होगी। जब भी कभी दिनों की संख्या 30 होगी विषम दिन 2 आएगा, जब भी कभी दिनों की संख्या 31 होगी विषम 3 आएगा। तो यह बात हो चुकी है विषम दिनों की। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप, साधारण वर्ष में काफी महत्वपूर्ण कंडीशन है ये भी, साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है, साधारण वर्ष का पहला दिन और साधारण वर्ष का अंतिम दिन, ये हमेशा एक समान होते हैं। एक समान होने का मतलब है कि जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को होता है। आपको अगर लिखा हुआ दिखाई दिया कि साधारण वर्ष के पहले और अंतिम दिन में कितने दिनों का अंतर होगा, आप कहेंगे एक समान होंगे या बराबर होंगे। लेकिन अगर बात की जाए लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष का पहला दिन तथा अंतिम दिन, इसमें 1 दिन का अंतर लिया जाता है, क्योंकि जो भी दिन 1 जनवरी को होगा उसमें 1 दिन बढ़कर वर्ष का अंतिम दिन आने वाला है। मान लीजिए साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, और अगर लीप वर्ष की बात करें, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो यहां 1 दिन बढ़ के आएगा, 31 दिसंबर को मंगलवार आएगा। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि यह तो बात हो चुकी है साधारण और लीप वर्ष की। एक प्रकार का वर्ष हमारे पास और होता है जिसको कहा जाता है शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। तो शताब्दी वर्ष की पहचान क्या होगी, पहले हम इसकी बात करने जा रहे हैं। वे वर्ष जो कंप्लीटली 100 से डिविजिबल हैं, या जो 100 के गुणज हैं कह सकते हैं अपने, वो सारे के सारे शताब्दी वर्ष होंगे। जैसे 1700 है, 1800 है, 1900 है, या 2000 है। ये सारे के सारे वर्ष 100 के मल्टीपल है, 100 के गुणज हैं, ये सारे के सारे शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। लेकिन ये सिर्फ शताब्दी वर्ष की पहचान हुई है कि ये शताब्दी वर्ष हैं, तो किस तरह से हैं? ये भी वर्ष होगा या तो साधारण और या फिर लीप। लेकिन शताब्दी वर्ष की पहचान कैसे होगी कि ये साधारण है या लीप है? ध्यान दीजिएगा, अब यहां हम कभी भी 4 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि जिस भी संख्या के अंत में डबल जीरो आ जाए उसमें 4 का भाग तो हमेशा दिया जाता है, हमेशा जाएगा जाएगा 4 का भाग। तो इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि ये सारे के सारे दिए गए वर्ष लीप वर्ष है, नहीं, क्योंकि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष चेक करने के लिए भाग किसे देते हैं? 400 से भाग दिया जाता है। तो अगर 1700 में 400 का भाग दिया जाए तो 1700 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता, तो ये एक लीप वर्ष नहीं होगा। 1800 में अगर मैं 400 का भाग देता हूं तो 1800 में भी 400 का भाग नहीं जा सकता, यह भी एक लीप वर्ष नहीं होगा। इसी तरह से 1900 में भी 400 का भाग नहीं जा सकता, यह भी एक लीप वर्ष नहीं होगा। तो जो बोर्ड पे आपके सामने 4 वर्ष लिखे हुए नजर आ रहे हैं, 1700, 1800, 1900 और 2000 एकमात्र ऐसा शताब्दी वर्ष है जो एक लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो साधारण वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष की पहचान ये हो चुकी है। अब इसमें एक ऐसा प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न पूछा जाता है, आपने नाम सुना होगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का। प्रश्न क्या बनता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई
इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 को। 29 फरवरी 1896 को। प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो इन्होंने अपना पहला जन्मदिन कितने वर्षों के बाद मनाया? अब ध्यान देना, हमें दिखाई दे रहा है कि 1896 है और 96 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये एक लीप वर्ष तो है। कि आपको यह भी ज्ञात है कि अगले लीप वर्ष पर जाने के लिए 4 जोड़ा जाता है। तो अगर मैं 1896 में 4 जोड़ देता हूं, मेरे को प्राप्त होगा 1900। गलती यहां होती है, यहां हम क्या कहते हैं कि 1896 एक लीप वर्ष है, तो 4 जोड़कर अगला लीप वर्ष आ जाएगा, और मोरारजी देसाई ने अपना पहला जन्मदिन 4 वर्षों के बाद मनाया, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए क्यों। अभी मैं आपको बता के गया कि 1901 शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, चेक करने के लिए 400 का भाग देंगे। क्या 1900 में 400 का भाग जा रहा है? नहीं जाएगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि 1896 के बाद का लीप वर्ष 1900 आया, नहीं, इसके बाद का जो लीप वर्ष आएगा ये 1904 में आएगा। हम क्या कहेंगे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपना पहला जन्मदिन यहां 8 वर्षों के बाद मनाया है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अक्सर स्टूडेंट इसमें गलतियां कर देते हैं। यहां तक इसके बाद देखिएगा आप, ये बात हो चुकी है साधारण वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष, और आपको जैसे कि बताया गया कि मोरारजी देसाई ने अपना पहला जन्मदिन 8 वर्षों के बाद मनाया। अब इसमें 3 प्रश्न और हम जिनको अब बात करने जा रहे हैं, तो हमने ये 3 क्वेश्चन लिखे कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, और 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। अब हम इन 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले लेके चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें पूछा गया है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि अगर लिखा हुआ मिला कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आपको इनमें से मिल सकती है। हम जैसे ही सेकंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, हमें पहले प्रश्न का उत्तर इसी से प्राप्त हो जाएगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं लगातार 400 वर्षों की बात। ध्यान दीजिएगा, 1601 से लेकर 1700, ये 100 वर्ष हो चुके हैं। इसी तरह से मैं 1701 से 1800, 1801 से 1900 और 1901 से 2000, इनमें 400 वर्षों की बात करने जा रहा हूं। 1701 से लेकर 1800, 1801 से 1900 और 1901 से 2000। अब देखिए, अगर 1601 से प्रारंभ किया जाए तो 1601 से प्रारंभ करते हुए सबसे पहला लीप वर्ष जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 1604 में, और 1604 के बाद जो लीप वर्ष प्राप्त होगा वो होगा 1608 में। और जैसा कि हमें पता है कि लीप वर्ष जो होता है, प्रत्येक चौथा वर्ष एक लीप वर्ष कहलाता है, तो अगर मैं यहां पे 1604 की अंतिम 2 संख्याओं को 4 से भाग देता हूं तो ये भाग जाएगा 1 पे, तो हम कह सकते हैं कि ये 1600 के बाद आने वाला पहला लीप वर्ष है। और यहां अगर मैं इसको 4 से भाग देता हूं तो ये भाग जाएगा 2 पे, ये 1600 के बाद आने वाला दूसरा लीप वर्ष है। इसी तरह से जब लास्ट की संख्याओं को भाग देते जाएंगे तो लीप वर्ष प्राप्त होते जाएंगे। यहां ये 3 पे पूरा पूरा भाग जाएगा तो हम कहेंगे ये तीसरा लीप वर्ष है, और इसी तरह से संख्या बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं हमें अंत में प्राप्त होगा 1696। और 1696 को अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो ये जाएगा पूरा पूरा 24 पे, तो ये कहलाएगा 1601 से 1700 के बीच आने वाला 24वां लीप वर्ष। लेकिन जैसा कि हमें ज्ञात है कि प्रत्येक चौथा वर्ष एक लीप वर्ष कहलाता है, तो अब अगर मैं 1696 में 4 जोड़ता हूं तो प्राप्त हो जाएगा 1700। लेकिन क्या 1700 एक लीप वर्ष है? अब यह ज्ञात करने के लिए हम इसमें 4 का नहीं 400 का भाग देंगे, क्योंकि 1700 एक शताब्दी वर्ष हो चुका है, और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है यह चेक करने के लिए 4 का नहीं 400 का भाग दिया जाता है। और 1700 में 400 का भाग जाना पॉसिबल नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता, इसलिए 1701 लीप वर्ष नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1601 से 1700 के बीच की बात की जाए तो हमें लीप वर्ष प्राप्त होंगे 24 लीप वर्ष। बिल्कुल इसी तरह से अगर 1701 से 1800 के बीच की भी बात की जाए तो यहां मुझे पहला लीप वर्ष प्राप्त होगा 1704 में, दूसरा 1708 में, तीसरा 1712 में, और इसी तरह से मेरे को 24वां लीप वर्ष प्राप्त होगा 1796 में। ये 24वां लीप वर्ष होगा। और अगर 1796 में भी 4 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होगा 1800। 1800 एक शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, 4 की जगह भाग दिया जाएगा 400 का।
फिर से भाग नहीं जा रहा, तो हम कहेंगे 1800 फिर से एक हमारे पास एक साधारण वर्ष प्राप्त हो गया। तो 1701 से 1800 के बीच में फिर से कितने लीप वर्ष? 24 लीप वर्ष प्राप्त होंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम कह सकते हैं 1801 से 1900 के बीच की कहानी भी यही रिपीट होगी, क्योंकि 1900 एक शताब्दी वर्ष है, इसमें भी 400 का भाग नहीं जाएगा, तो यह भी एक लीप वर्ष नहीं होगा। यहां पे भी लीप वर्ष कितने गिने जाएंगे? 24 लीप वर्ष। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब अगर मैं 1901 से 2000 के बीच की बात करता हूं तो सारी की सारी कहानी यही चलने वाली है। 1904, 1908 यही चलता रहेगा और 1996 मेरा 24वां लीप वर्ष प्राप्त होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा आप, अब अगर मैं 1996 में 4 जोड़ता हूं तो यहां मुझे प्राप्त होगा 2000। अब 2000 को मैं चेक करने जा रहा हूं कि ये एक साधारण वर्ष है या एक लीप वर्ष है, तो अब मैं 2000 को भाग दूंगा 400 से, क्योंकि 2000 मेरा एक शताब्दी वर्ष बन चुका है और यह पूर्णतः विभाजित है 400 से। तो मैं ये कहूंगा कि 2000 जो है हमारा एक लीप वर्ष है। 96 तक की बात की जाए तो 24 लीप वर्ष प्राप्त हुए थे। अगर 2000 भी एक लीप वर्ष प्राप्त हुआ तो हम कहेंगे 1901 से 2000 के बीच में 25 लीप वर्ष प्राप्त हुए। और लगातार 400 वर्षों की अगर बात की जाए तो अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ता हूं प्राप्त होगा 97, तो लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष प्राप्त होंगे 97। तो यह कहा जा सकता है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 97 लीप वर्ष। ध्यान दीजिएगा, अगर 400 वर्षों के लीप वर्षों की बात हो रही है तो हम कहेंगे 97 लीप वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला प्रश्न जो था उसमें कहा गया था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो ये देखिए, 1601 से 1700 की बात की जाए, 1701 से 1800 की बात की जाए और 1801 से 1900 की बात की जाए, ये 100 वर्षों का एक ग्रुप दिया गया है। तो यहां लीप वर्ष कितने आ रहे हैं? 24। तो मैं कहूंगा कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 24 लीप वर्ष होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको प्रश्न कुछ चेंज करके दे दिया, स्टेटमेंट कुछ बदल दी गई है, अगर हमें यह कह दिया गया कि 1901 से 2000, ध्यान दीजिए 1901 से 2000, अगर इन 100 वर्षों की बात की जाए कि यहां लीप वर्ष कितने होंगे, तो हमारा उत्तर 24 ना होकर 25 होगा, क्योंकि अंतिम शताब्दी वर्ष भी एक लीप वर्ष है। इसलिए अगर आपको वर्षों की संख्या दी गई है कि 1901 से 2000 में लीप वर्ष कितने होंगे, तो हमारा उत्तर 24 के बजाय क्या लिखा जाएगा कि 25 लीप वर्ष होंगे। तो यह कहानी हो चुकी है प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 की। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। ध्यान दीजिएगा प्रश्न की स्टेटमेंट पे, यहां मैंने 29 तारीख लिखा है, यहां मैंने 29 फरवरी नहीं लिखा है। तो स्टेटमेंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, क्योंकि अगर यहां 29 तारीख की जगह मैं 29 फरवरी लिख देता तो प्रश्न का मतलब चेंज हो चुका है, और 29 फरवरी लिखा गया तो मतलब कि 29 फरवरी कब आएगी? एक लीप वर्ष में आएगी। और 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? हमने अभी ज्ञात किया 97 लीप वर्ष होते हैं। लेकिन यहां क्या पूछा गया? 29 तारीख कितनी बार आती है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब मान लीजिए मैं एक वर्ष लेकर चलता हूं 2019 या कोई भी वर्ष की बात करते हैं अपने। सिर्फ फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें दिनों की संख्या निश्चित नहीं रहती, या तो फरवरी 28 दिनों की होगी और या फिर फरवरी होगी अपनी 29 दिनों की। लेकिन अगर मैं कम से कम की बात करूं तो कम से कम हर एक वर्ष में 11 बार 29 तारीख जरूर आएगी। फरवरी को एक बार हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, फरवरी को बाद में गणना करेंगे कि फरवरी में 29 तारीख कब आएगी, किस तरह से आएगी और 400 वर्षों में कितनी बार आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कम से कम की बात करूं तो कम से कम हर एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार आएगी ही आएगी। हमसे पूछा गया है कि 400 वर्षों में कितनी बार आएगी। तो ध्यान दीजिए, एक वर्ष में कम से कम 11 बार, तो 400 वर्षों में कम से कम हम कहेंगे 400 गुना 11 यानी कि 4400 बार। लेकिन यहां मैंने किसी भी वर्ष की फरवरी को काउंट नहीं किया है, फरवरी की गणना नहीं की गई है। तो अब अगर मैं फरवरी के पास जाता हूं कि फरवरी महीना 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार लेकर आएगा, और फरवरी महीना अगर 29 तारीख लेकर आता है तो वो कहलाएगा एक लीप वर्ष। और 400 वर्षों में 29 तारीख फरवरी में आती है 97 बार। तो हम क्या कहेंगे कि 400 वर्षों में कुल 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4400 प्लस 97 कहा जाएगा 4497 बार।
तो पहले प्रश्न का उत्तर आया कि 100 वर्षों में कितने लीपर्स होते हैं, 24 लीपर्स। दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि 400 वर्षों में कितने लीपर्स होते हैं, 97 लीपर्स। इसके बाद आपसे पूछा गया कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, हम कहेंगे 4497 बार। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न की स्टेटमेंट एक बार मैं दोबारा बोलने जा रहा हूं कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अगर प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो जाए, प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दे कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो यही प्रश्न होगा, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट बदल दी जाएगी, तो उत्तर 97 ही रहता। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो हम कहेंगे 4497 बार आएगी। तो इसी के साथ हमारे रीजनिंग के पहले टॉपिक कैलेंडर का ये बेसिक यहां पे कंप्लीट होता है। कैलेंडर टॉपिक सीखने के लिए किन किन बातों की हमें जानकारी होनी जरूरी है, और यहीं पे हमें अपनी रीजनिंग की पहली क्लास को खत्म करते हैं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।